दोस्तों आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार सिपाही भर्ती 2023-24 जो है 21,000 प्लस पदों पर जो आया है उसके संबंधित ये वीडियो है। और ये एज ए आपका टेस्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाए, तो यही क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो 21,000 प्लस वैकेंसी है दोस्तों, बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। देखिए इसमें जो मैं शामिल करूँगा इस वीडियो में, और हर वीडियो में आज से मैं एक वीडियो रेगुलर आप लोग को दूंगा 50 क्वेश्चन का। 50 क्वेश्चन में जो आपका होगा इसमें देखिए इंग्लिश होगा जो कि बहुत कम आपको सेट में दिए जाते हैं। इसमें आपका हिंदी होगा, इसमें आपका जीके होगा और इसमें आपका जीएस भी होगा और करंट का भी पार्ट्स आपको शामिल मिलेगा इसमें। और ऐसे इतने अच्छे क्वेश्चन का सेट है दोस्तों। अगर 50 में से आप लगभग में 45 प्लस क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप समझिए आपकी तैयारी अच्छी है। एक एक क्वेश्चन को आप करके देखिएगा, इसके बाद मेरे दिया हुआ आंसर को आप टैली कीजिएगा। तो लेट नहीं करेंगे, चलेंगे पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है जूता किस प्रकार का शब्द है। देखिए ये हिंदी से व्याकरण से है कि जूता किस प्रकार का शब्द है। तो देखिए जूता जो शब्द है ये शब्द है देशज, देश में प्रयोग हुआ है और एज इट इज इसको बोला जाता है। तो यही परिभाषा है पकड़ने का और इसे देशज शब्द कहा गया है। तो सी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं आपका 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 2 नंबर में, कसौटी में प्रत्यय क्या है। देखिए एक होता है प्रत्यय, एक होता है क्या, तो उपसर्ग। तो उपसर्ग जो होता है ना, उपसर्ग, ठीक है, उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है और जो प्रत्यय होता है, प्रत्यय ये शब्द के बाद में लगता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए इसमें जो पूछा गया है कि कसौटी में प्रत्यय कौन सा है, तो औटी प्रत्यय है इसमें। देखिए कस में क्या है, औटी प्रत्यय है। तो ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 3 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है सद्भावना में किस समास का उदाहरण। देखिए समास का मैं पूरा चैप्टर वाला वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको समास का उदाहरण सहित मैं एग्जाम्पल सहित समझाऊंगा। ये मेरा टेस्ट सीरीज है, मैं उतना डिटेल से इसमें नहीं जाऊंगा। इसमें आपको जो सद्भावना किस समास का उदाहरण है वो बताऊंगा। तो समास जो है कर्मधारय समास का उदाहरण है सद्भावना, ठीक है ना। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 4 नंबर पर। देखिए बिहार सिपाही में जो है आपका मुहावरा भी पूछा जाएगा, तो मुहावरा में मैं शामिल किया हूँ कान भरने मुहावरे का सही अर्थ क्या है। जो कान भरना मुहावरा है इसका सही अर्थ क्या है, तो इसका सही अर्थ है चुगली करना। क्या है, चुगली करना, इसका अर्थ है कान भरने मुहावरे का। बढ़ते हैं आपका 5 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो आ चुका है, पूछा गया निम्न में से कौन सा असुर का पर्यायवाची नहीं है, यानी असुर का पर्यायवाची नहीं है। देखिए निशाचर है, राक्षस है, दैत्य है, ये असुर का पर्यायवाची है। चर जो है ये पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ से आपका ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 6 नंबर क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन दंड का अर्थ नहीं है। तो दंड का अर्थ यहाँ पे कौन कौन सा नहीं है, तो ये देख लेते हैं। तो दंड का अर्थ जो है दोस्तों ये आपका सजा है, और इसमें आगे बढ़ेंगे। सजा और दंड का अर्थ सजा नहीं, सजा है, इसके बाद डंडा है, इसके बाद कानून है। यहाँ पे जो साथ है ना, साथ, ये दंड का अर्थ नहीं होता है। तो जो नहीं है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 7 नंबर क्वेश्चन पर। अगला जो यहाँ क्वेश्चन आ चुका है, घटिया का विपरीतार्थक शब्द क्या है। घटिया का विपरीतार्थक शब्द क्या है, यानी विलोम शब्द क्या है। तो घटिया का विपरीतार्थक क्या होगा, बहुत इजी है, बढ़िया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़िया जो है घटिया का विपरीतार्थक शब्द है। यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 8 नंबर पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से जो पूछा गया है 8 नंबर में, न्यून का सही संधि विच्छेद क्या है। न्यून का सही संधि विच्छेद जो है यहाँ पे नी और जोड़ जो होगा उन होगा, उन, ठीक है ना। तो ये सही संधि विच्छेद है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, नी जोड़ उन, यानी न्यून। बढ़ते हैं आपका 9 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग किस में हुआ है, तो देखिए संख्या शब्द का इसमें 5 देखिए यहाँ प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से पहचानने का है, मेरे 5 मित्र दिल्ली गए हैं, तो ये संख्यावाचक वाचक विशेषण का उदाहरण है। ये ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा गया है 10 नंबर में, लिंग के आधार पर कौन सा वाक्य सही है। तो देखिए लिंग के आधार पर यहाँ पे अगर पढ़ेंगे ऑप्शन को, तो झाड़ू पुरानी हो गई, ये बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से जो पूछा गया दोस्तों 11 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा समूहवाचक संख्या का उदाहरण नहीं है।
तो देखिए समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे देखिए देखिए गिरोह है, मेला है, झुंड है, एक पंच भी आता है। जो पंच होता है 5 लोग जो बैठ के या 5 से अधिक लोग जो बैठ के कुछ फैसला सुनाते हैं, पंच हो गया। इसके बाद जो आपका कमेटी होता है वो भी इस समूह में वाचक में आता है। और ये बूढ़ा शब्द दोस्तों ये आपका किस में है, समूहवाचक में नहीं है। तो ये है दोस्तों आपका भाववाचक का उदाहरण। तो डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 12 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों इंग्लिश का क्वेश्चन है, द हाउस वॉज फायर। द हाउस वॉज फायर, यहाँ पे जो दोस्तों भरा जाएगा ये कौन सा प्रीपोजिशन भरा जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑन प्रीपोजिशन है ये बिल्कुल सुटेबल होगा, 100% आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, ऑन। अगला क्वेश्चन जो आ चुका है 13 नंबर का, चूज द करेक्ट ओपेक, यानी ओपेक का करेक्ट चुनना है इसमें। तो क्लियर जो होता है ये बिल्कुल करेक्ट वर्ड है इसके लिए। बढ़ते आपका 14 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है 14 नंबर में, चूज द करेक्ट वर्ड। चूज इसमें करेक्ट वर्ड कौन सा है। देखिए गेजेट यहाँ पे हर लिखा हुआ है लेकिन गलत गलत लिखा हुआ है हर जगह, तो आपको सही वाला चुनना है। तो देखिए यहाँ पे गेजेट का जो स्पेलिंग होता है GAZETE होता है। अच्छा क्वेश्चन है ये दोस्तों, हो सकता है एग्जाम में आपका आ जाए, तो याद रखिएगा GAZETE गेजेट होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आ चुका है 15 नंबर में, पिक द करेक्ट सेंटेंस। इसमें कहता है सही सेंटेंस को चुनिए। तो यहाँ पे अगर पढ़ेंगे कि क्वेश्चन को, तो यहाँ पे बैड न्यूज ऑलवेज ट्रेवल्स फास्ट, यानी कि जो घटिया न्यूज होता है ये हमें बहुत जल्द फैलता है। तो ये बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है, सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब देखिए दोस्तों जीके जीएस करंट स्टार्ट होगा। तो यहाँ से पूछा गया 16 नंबर में 1857 के विद्रोह का मुख्य कमजोरी किसकी कमी थी। तो यहाँ पे विद्रोहियों के समन्वय एवं सामंजस्य में बिल्कुल कमी पाया गया है। अगर पूरा जो 1857 का विद्रोह पढ़ेंगे तो यही आपको मेन कमजोरी दिखाया गया है। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है 17 नंबर का, सत्य एवं अहिंसा के आदर्शों का प्रयोग के लिए गांधी जी ने 1916 में क्या किया। सत्य एवं अहिंसा के आदर्शों के प्रयोग के लिए गांधी जी ने 1916 ईस्वी में क्या किया था। तो 16 ईस्वी में अहमदाबाद के निकट उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। क्या किया था, अहमदाबाद के निकट उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है 18 में, राज तरंगिणी के लेखक कौन है। राज तरंगिणी के लेखक कौन है। तो राज तरंगिणी के जो लेखक है ये है कल्हण। कौन है, कल्हण है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है 19 नंबर में, वंदे मातरम सबसे पहले किस में प्रकाशित हुआ था। तो वंदे मातरम जो बंकिम चंद्र के द्वारा लिखा गया आनंद मठ है, सबसे पहले इसी में प्रकाशित हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, आनंद मठ। अगला क्वेश्चन 20 नंबर का स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया उस विद्वान का नाम बताइए जो महमूद गजनी के साथ भारत आया था। महमूद गजनवी के साथ जो भारत आया था, गजनी है यहाँ पे, गजनी के साथ जो भारत आया था ये कौन था। तो ये था अल बरूनी। कौन था, अल बरूनी। इसका फेमस बुक है किताब उल हिंद। क्या है, किताब उल जो है इसका उल हिंद, इसका फेमस बुक है। पूरा भारत के ऊपर ये लिखा गया है, भारत के ऊपर ही लिखा गया। तो याद रखिएगा किताब उल हिंद पूछे तो किसके द्वारा लिखा गया, अल बरूनी के द्वारा ही लिखा गया। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन तो स्क्रीन पे आ चुका है 21 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन का सबसे पुराना सिद्धांत है। तो भारतीय दर्शन का सबसे पुराना सिद्धांत दोस्तों सांख्य है। क्या है, सांख्य है। तो ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 22 नंबर में, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे ओ डायर है, जनरल डायर है, जॉन सिमन है। तो इसका जो समिति के अध्यक्ष थे ये थे हंटर। कौन थे, हंटर थे। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे आ चुका है 23 नंबर का, हिंदू मुस्लिम एकता को सही रूप में अधोलिखित कौन सा आंदोलन अभिव्यक्त करता है। हिंदू मुस्लिम एकता को दर्शाता है। तो ये दर्शाता है खिलाफत आंदोलन। कौन सा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है यहाँ पे 24 में, छत्रपति शिवाजी का स्वर्गवास कब हुआ था, यानी इसका जो मृत्यु हुआ था ये कब हुआ था, ये पूछा गया कौन सा ईस्वी में। तो इसका जो मृत्यु हुआ था ये हुआ था
1680 ईस्वी में। कब हुआ था? 1680 ईस्वी में इसका मृत्यु हो गया था छत्रपति शिवाजी का। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 25 में, हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत का कौन सा नगर महत्वपूर्ण था? तो देखिए इसमें जो महत्वपूर्ण था वो पूछा गया है। तो जो कन्नौज है, और एक तो कन्नौज है और एक आपका जो प्रयाग है, प्रयाग, ठीक है ना, प्रयाग भी बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि यहाँ पे इन्होंने दो सभाएं किया था, इम्पोर्टेंट है। पहला प्रयाग में किया था, दूसरा कन्नौज में किया था। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 26 नंबर में, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। बहावी आंदोलन का यहाँ पे मुख्य केंद्र कहाँ था? तो मुख्य केंद्र था आपका पटना में। कहाँ पे था? पटना में। अगला क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पे आ चुका है 27 नंबर का है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? देखिए रामकृष्ण जो जी था, इसका शिष्य था रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद ने ही इसकी स्थापना किया था अपने गुरु के नाम पे। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे आ चुका है 28 में, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो देखिए महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता था महादेव गोविंद रानडे को। किसको? महादेव गोविंद रानडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 29 नंबर का है, पूछा गया है कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो कूका आंदोलन जो संगठित किया गया था गुरु राम सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? गुरु राम सिंह के द्वारा ये संगठित किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ से सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है आपसे 30 नंबर में, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। तो सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में जो किया था, किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। तो बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है, वह स्थान जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है कहलाता है। देखिए कहलाता तो है अवकेंद्र। क्या कहलाता है? अवकेंद्र कहलाता है, लेकिन ऑप्शन में देखिए इसका इंग्लिश लिखा हुआ है फोकस। तो बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 32 नंबर का आ चुका है कि अर्धचंद्राकार मरुस्थलीय आकृति किस नाम से जानी जाती है? तो देखिए इस तरह से जो होता है, ठीक है ना, एक मिनट में थोड़ा सा इसको डिलीट करता हूँ। यहाँ पे इस तरह से इस तरह के मरुस्थल, ठीक है ना। तो इस तरह का जो मरुस्थल की आकृति होता है किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दोस्तों बरखान के नाम से। किसके नाम से? बरखान के नाम से। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 33 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 33 नंबर का आ चुका है। पूछा गया धरातल के नीचे पिघली चट्टान कहलाती है। धरातल के नीचे पिघली चट्टान क्या कहलाती है? तो धरातल के नीचे जो पिघली चट्टान है ये कहलाती है मेग्मा। क्या कहलाती है? मेग्मा कहलाती है। बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 34 नंबर पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे मिलान चिन्ह वाला है। इसमें पूछा गया 34 में कौन सम्मिलित नहीं है? एक तरफ तो शहर है, दूसरा तरफ नदी है, ठीक है ना। तो ये देखना है कि कौन सा शहर, कौन सी नदी, कौन सा सम्मिलित है इसमें। अगर ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे तो जो आपका खार्तूम है ये नील नदी के किनारे बसा हुआ। तो ये ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सब गलत है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 35 में, कौन सा ऊर्जा का स्रोत और नवीनीकरण है? और नवीनीकरण का मतलब जिसे मैं पुनः जीवित नहीं किया जा सकता है उसे क्या होता है? उसे और नवीनीकरण मतलब उसे पुनः जीवित नहीं किया जा सकता है, वो ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए जो इसमें आपका कोयला है ये ख़त्म होने वाला है ये, तो ये आपका क्या है? और नवीनीकरण है। बाकी पवन को भी दोबारा हो सकता है, सौर भी दोबारा हो सकता है, जल भी दोबारा हो सकता है। तो कोयला जो है ये अनवीनीकरण में आता है। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? तो देखिए याद रखिएगा जोजिला जो दर्रा है, ये जोजिला दर्रा क्या करता है? ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा, जोजिला दर्रा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 37 में, कौन सी नदी जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? यानी कि भारत में इसका उद्गम नहीं है, वो नदी इसमें से बताना है। तो देखिए गोदावरी बिल्कुल सही है, घाघरा ये भी सही है, और यहाँ पे रावी की बात आते हैं तो रावी भी आपका ये भारत में ही उद्गम है। झेलम जो है दोस्तों इसका उद्गम तिब्बत में है, जो कि भारतीय क्षेत्र में नहीं पड़ता है, भारत से बहती है। बढ़ते हैं आपका 38 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है 38 में, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो देखिए ये आपका गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में ये नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है। तो ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 39 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 39 में, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है? तो कर्क रेखा के निकटतम कौन सा है?
तो ये कोलकाता जो है ये कर्क रेखा के निकटतम है इन सारे ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 40 नंबर क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए, सुम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पे जो जिस नदी के किनारे बसा हुआ है उसको सुम्मिलित करना है। यहाँ पे देखिए एक कटक जो है, कटक आपका महानदी के किनारे, क्योंकि ये आपका उड़ीसा में पड़ता है महानदी के किनारे। इसके बाद आ जाइए लुधियाना, तो लुधियाना आपका सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है, पड़ता है हरियाणा में। नासिक पड़ता है गोदावरी नदी, ये महाराष्ट्र में है गोदावरी नदी। उज्जैन पड़ता है आपका क्षिप्रा नदी, ठीक है ना। इस तरह से आपको टिक करना है, ठीक है ना, ये सही सीरियल है। बढ़ते हैं आपको 41 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट दोस्तों इसे पूछा गया है 41 में, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? तो उस समय जो देश में कुल लंबाई थी 1.46 लाख किलोमीटर, ठीक है ना। अब तो कई सौ गुना बढ़ गया है, तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आज़ाद हुआ था भारत तो यही सड़क की लंबाई थी। बढ़ते हैं आपका 42 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? देखिए सर्वोत्तम कोयले यानी कार्बन का मात्रा सबसे ज़्यादा होता है उसमें, वो सर्वोत्तम होता है। तो एंथ्रासाइट कोयला जो है इसमें 85% जो है कार्बन की मात्रा होता है, ये सबसे इसमें प्योर होता है। ये ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 43 में, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे जो तेल शोधक कारखाना हेतु, ठीक है ना, खनिज तेल हेतु, तो ये दोनों में आपको कन्फ्यूज होता होगा, लेकिन ये जो है कि मेन है खनिज तेल हेतु जो है ये आपका फेमस है। मुंबई हाई और डिगबोई असम में पड़ता है, मुंबई हाई ये समुद्र में पड़ता है और मुंबई में ये पड़ता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 44 में, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो प्रथम तेल शोधक कारखाना भारत का ये जो है ये डिगबोई में था। कहाँ पे है? डिगबोई में है। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? जो प्राकृतिक गैस है किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो ये पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है प्राकृतिक गैस। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है और ये प्रधानमंत्री से संबंधित क्वेश्चन 46 में, और ये रहा क्वेश्चन, थोड़ा सा आगे हो गया था। तो यहाँ पे जो पूछा गया है कि भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल, जो भारत का प्रधानमंत्री है इसका कार्यकाल क्या होता है? तो कार्यकाल का निर्माण संविधान के द्वारा किया गया। क्या है? कार्यकाल का जो निर्माण है संविधान के द्वारा किया गया है। ये ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 47 नंबर में, भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? यहाँ पे पूछा है संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। कौन थे? BN राव जो है संवैधानिक सलाहकार थे, यानी कि डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है आपसे 48 में, पंचायती राज का सबसे छोटी अंग है? तो पंचायती राज का सबसे छोटा अंग इसमें जो है ये है आपका ग्राम पंचायत। क्या है? ग्राम पंचायत पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है। और सबसे बड़ा पूछे तो सबसे बड़ा इसमें जिला परिषद है, ठीक है ना, तो तब ऑप्शन आपका जिला परिषद होगा। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 49 में, संविधान संघ में राजभाषा के रूप में हिंदी को कब मान्यता मिली? तो हिंदी को जो मान्यता मिली थी ये 1949 में मिली थी। कब मिली थी? 1949 में। यहाँ से बी ऑप्शन है। अब बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि 50 नंबर का होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 50 में, रेलवे को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो देखिए रेलवे को संघ सूची के अंतर्गत रखा गया। किसके अंतर्गत रखा गया है? संघ सूची के अंतर्गत रखा गया है। तो दोस्तों ये मैंने आज का वीडियो जो एक पहला पार्ट है इसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।